नमस्कार। यूपीएससी की तैयारी में आपका स्वागत है। चलिए, बिना कोई वक्त गंवाए सीधे आज यानी 15 अप्रैल 2026 की सबसे ज़रूरी खबरों को समझना शुरू करते हैं। रोज़ इतनी सारी खबरें आती हैं कि अक्सर ये समझना मुश्किल हो जाता है कि आखिर परीक्षा के लिए क्या ज़रूरी है और क्या नहीं है ना? तो फिक्र मत कीजिए। अगले कुछ ही मिनटों में हम उन सभी ज़रूरी खबरों को एक-एक करके डिकोड करेंगे जो सीधे-सीधे यूपीएससी के सिलेबस से जुड़ती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन बड़े नीतिगत बदलावों की जो हमारे देश की राज व्यवस्था और न्याय व्यवस्था पर गहरा असर डाल सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है, तो ध्यान से सुनिएगा। पहली और सबसे बड़ी खबर है महिला आरक्षण बिल की वापसी। ये जीएस पेपर 2 के लिहाज से बहुत ही अहम टॉपिक है। इस बिल का सीधा सा मकसद है लोकसभा में महिलाओं के लिए 1/3 यानी 1/3 सीटें रिजर्व करना। ये कदम महिला सशक्तिकरण और राजनीतिक भागीदारी की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकता है। और बात सिर्फ आरक्षण की नहीं है। इसी के साथ एक और बड़ा प्रस्ताव है लोकसभा की सीटों को 543 से बढ़ाकर सीधा 850 करने का। सोचिए जरा, सीटों में इतनी बड़ी बढ़ोतरी से हमारे लोकतंत्र का नक्शा ही बदल जाएगा। अब यहाँ एक बहुत ही बारीक लेकिन जरूरी अंतर है और यहीं से प्रीलिम्स का सवाल बन सकता है। 2023 का जो नारी शक्ति एक्ट था वो भविष्य में होने वाली जनगणना और परिसीमन के बाद लागू होना था, लेकिन ये जो नए बिल हैं ये 2011 की जनगणना को आधार बनाकर इसे तुरंत लागू करने की बात करते हैं। यही वो ट्रिगर क्लॉज है जो सब कुछ बदल देता है। पॉलिसी से जुड़ी दूसरी बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। 7 जजों की बेंच ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए राज्यों को यह अधिकार भी दिया है कि वो SC/ST कोटे के अंदर भी सब कैटेगरी बना सकते हैं। इसका मकसद है कि आरक्षण का फायदा सबसे जरूरतमंद और पिछड़े तबकों तक पहुंचे। और हाँ, ये 50% की सीमा के अंदर ही होगा, उसका उल्लंघन नहीं। चलिए, अब पॉलिटी से आगे बढ़ते हैं और देश की अर्थव्यवस्था और लेबर सेक्टर का हाल जानते हैं। देखते हैं कि वहां क्या कुछ चल रहा है। IMF की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक जहां पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था धीमी पड़ रही है, वहीं भारत की इकोनॉमी 6.5% की रफ्तार से दौड़ने को तैयार है। ये ग्रोथ रेट G20 देशों में सबसे तेज है, जो दिखाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत है। लेकिन अच्छी खबरों के साथ साथ एक चिंता की बात भी है, खासकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर। सरकार ने इस साल के लिए NREGS की मजदूरी में होने वाली बढ़ोतरी को रोक दिया है। इस एक फैसले से देश के लगभग 7.25 करोड़ मजदूरों की आमदनी पर सीधा असर पड़ेगा। यहाँ प्रीलिम्स के लिए एक फैक्ट याद रखने वाला है। NREGS की मजदूरी की गणना CPIAL यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चरल लेबरर्स के आधार पे होती है, न कि किसी और महंगाई इंडेक्स पर। यह एक छोटा सा टेक्निकल पॉइंट है, पर अक्सर सवाल यहीं से बनती हैं। इस बीच यूपी, गुजरात और हरियाणा जैसे राज्यों में मजदूर रुकी हुई मजदूरी को लेकर सड़कों पर हैं। 4 नए लेबर कोड्स भी अभी तक पूरी तरह से लागू नहीं हो पाए हैं और मजदूरों की एक ही मुख्य मांग है कि 178 रुपये की जो नेशनल मिनिमम वेज है उसे कानूनी तौर पर अनिवार्य बनाया जाए। चलिए अब देश की सीमाओं से बाहर निकलते हैं और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर नजर डालते हैं, खासकर पश्चिमी एशिया पर, जहां के हालात भारत के लिए काफी अहमियत रखते हैं। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी के बीच बातचीत हुई, जिसका मेन फोकस था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को खुला और सुरक्षित रखना। ये रास्ता दुनिया के लिए और खासकर भारत के लिए बहुत जरूरी है। हमारे देश का लगभग 60% कच्चा तेल इसी रास्ते से आता है, तो यहाँ की शांति हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बेहद जरूरी है। पश्चिम एशिया से एक और बड़ी और थोड़ी हैरान करने वाली खबर आई है। सालों की दुश्मनी के बाद लेबनान और इजराइल के बीच वॉशिंगटन में सीधी बातचीत हुई है। यह अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना है और अगर ये बातचीत कामयाब होती है तो इस क्षेत्र में शांति की एक नई उम्मीद जग सकती है। ठीक है, अब एक लाइटनिंग राउंड हो जाए। चलिए फटाफट अंदाज में देश की कुछ और जरूरी खबरों पर एक नजर डालते हैं। तो बिहार में राजनीतिक फेरबदल हुआ है। नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है और सम्राट चौधरी नए मुख्यमंत्री हैं। छत्तीसगढ़ से एक दुखद खबर है। वेदांता प्लांट में हुए हादसे ने इंडस्ट्रियल सेफ्टी पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। हेल्थ सेक्टर में कैंसर की एक महंगी दवा की सस्ती डोज को लेकर बहस छिड़ी हुई है। मुंबई में मेट्रो प्रोजेक्ट में देरी हो रही है और आखिर में ईडी ने IPAC के को फाउंडर को गिरफ्तार किया है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें।
लेकिन खबरें जानना एक बात है और उस जानकारी को यूपीएससी मेंस के जवाब में ढालना वो असली चुनौती है। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे किया जा सकता है। जैसे महिला आरक्षण बिल को ही ले लीजिए। फैक्ट्स तो सबको पता है, लेकिन जब सवाल आएगा कि इसका आलोचनात्मक विश्लेषण करें तो एक बेहतरीन स्ट्रक्चर्ड जवाब कैसे लिखा जाए। देखिए, एक टॉप क्लास आंसर का ढांचा कुछ ऐसा होना चाहिए। शुरुआत में दोनों बिलों का कॉन्टेक्स्ट दें, फिर संवैधानिक पहलुओं का विश्लेषण करें, राजनीतिक चुनौतियों को समझाएं और सरपंच पति सिंड्रोम जैसी व्यवहारिक दिक्कतों पर भी बात करें, और आखिर में एक संतुलित निष्कर्ष दें। ये फ्रेमवर्क आपको अपने विचारों को सही ढंग से पेश करने में मदद करेगा। ये तो सिर्फ एक उदाहरण था। अगर आज की हर खबर पर ऐसे ही मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस और डिटेल्ड नोट्स वाली पूरी पीडीएफ चाहिए तो बस हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करना बहुत आसान है। स्क्रीन पर जो क्यूआर कोड दिख रहा है उसे स्कैन कीजिए या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन या बायो में दिए लिंक पर क्लिक कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।